अगले दृश्य में टीना कॉन्ग को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि आगे जाना खतरनाक है। कॉन्ग बताता है कि वह एक एबिलिटी यूजर है और जाने की अनुमति मांगता है। अधिकारी उसे समझाते हैं कि अकेले जाने पर उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन एक और सैनिक कहता है हमें हर मदद की जरूरत है। कॉन्ग आगे बढ़ते हुए सोचता है कि 5 डंजन ब्रिक्स की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से एक ई रैंक का है। उसे उम्मीद है कि उसके माता पिता सुरक्षित होंगे। तभी एक विशाल काय जंगली सुअर उसकी कार से टकराता है और उसे पेड़ से जा भिड़ाता है। कॉन्ग गाड़ी से बाहर रेंगते हुए बड़बड़ाता है और इस बदसूरत सुअर ने मेरे बटलर मतलब कार को बर्बाद कर दिया। वो अपनी तलवार निकालता है और कहता है इसका तो बदला लेना ही पड़ेगा। कॉमरेड पिग उसे देखकर ग्रॉल करता है। कॉन्ग ऊपर देखता है और उसे रियलाइज होता है कि यह वास्तव में काफी बड़ा है। फिर उसे एक चीखने की आवाज सुनाई देती है और वह एक बड़े ग्रुप को देखता है जो हरे रंग के गॉब्लिनों से भरा हुआ है, जो सीधे उन्हीं की ओर आ रहे हैं। कॉन्ग सोचता है कि क्या उसने अपनी पिछली जिंदगी में किसी गॉब्लिन को मारा था या उसे उसके देश को जला दिया था, क्योंकि जब वह सोचता है कि उसने गॉब्लिन को भुला दिया, वे फिर उसके सामने आ जाते हैं और परेशानी पैदा कर देते हैं। जीतने की बात छोड़ो, उसे उन सभी से निपटने का समय नहीं है। वह दौड़ने लगता है और कहता है कि वे कहते हैं कि सबसे अच्छी प्रतिशोध है माफी, और पिग से कहता है कि वह उसे जाने देता है, मजा कर रहा जाओ। जैसे ही पिग ग्रॉल करता है, गुर्राता है, हम देखते हैं कि उसकी तरफ से तीरों की बौछार उड़ रही है। कॉन्ग का प्लान काम कर गया। वह गॉब्लिन्स और पिग को एक दूसरे से लड़ने देता है। अब पिग और गॉब्लिन्स एक दूसरे को मारने लगते हैं और कॉन्ग साइड से सबके साथ खिसक लेता है। इसके बाद कॉन्ग दौड़ने लगता है और कहता है कि अब बटलर चला गया, उसे अनावश्यक चीजों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। रात होती है और कॉन्ग का फोन भी टूट जाता है। उसकी बैटरी लगभग खत्म हो चुकी थी। उसे इससे बचाना है, इसलिए उसने वह संभव काम किया और गूगल मैप से भरोसा किया ताकि वह जंगल के मध्य से रास्ता देखते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तभी जंगल में गुर्राने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि कुछ धीरे धीरे उसके पीछे आ रहा है। जैसे ही वह मुड़ता है, उसकी आंखों के सामने एक आंखें होती है। कॉन्ग तुरंत अपनी तलवार से उस पर वार करता है और केवल खून गिरता है। वह एक अदृश्य भेड़िया था जिसे डीस रुएन कहा जाता है। जब वह जमीन पर गिरता है, कॉन्ग हैरान होकर कहता है मुझे नहीं लगता कि ऐसे भी राक्षस होंगे जो अदृश्य हो सकते थे, और उसे साथ होता है कि वह आज रात आराम से नहीं सो पाएगा। जैसे तैसे और अधिक भेड़िए उसके चारों ओर घेरने लगते हैं और कॉन्ग उन्हें मारता जाता है। वह कई बार करता है, एक किलिंग मशीन की तरह खून की नदियां बहा देता है और अपने मुंह से खून थूकता है और अपना सिग्नेचर मूव करता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है जैसे उसने सारी रात खतरनाक कर रखी हो। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ है और वह एक खूनी तलवार पकड़े हुए अपनी मनोकृत भरी मुस्कान के साथ कहता है मैं यह सब दिन भर कर सकता हूँ। सुबह होती है और हम देखते हैं कि जंगल में चारों ओर भेड़िए के सैकड़ों शव पड़े हैं जैसे कि कचरा। कॉन्ग ने पूरी रात बिना आराम किए लड़ाई की, लेकिन अब वह किसी वजह से एक पेड़ के ऊपर लेटा है। जैसे ही सुबह होती है, भेड़िए आना बंद कर देते हैं और वह 1 घंटे सोने में सफल होता है। दूसरी ओर कॉन्ग के माता पिता अपार्टमेंट में हैं। हम देखते हैं कि उनकी माँ ने वह टेक्स्ट पढ़ा है जो कॉन्ग ने भेजा था। उसने लिखा था कि वह बहुत जल्द घर पहुंचने वाला है और वे दरवाजा बंद करके रखे, सुरक्षित रहने का अनुरोध करता है। फिर भी डरती हुई कॉन्ग की माँ अपने पति से कहती है कि अपनी आवाज कम रखे, यह राक्षस को आकर्षित करता है। वे चुपचाप बातें करने लगते हैं। माँ पूछती है क्या कॉन्ग का यहाँ आना सच में ठीक है। पिता भी चिंतित होकर कहते हैं कि कॉन्ग को फोन कर उसे न आने के लिए कहो, लेकिन वह बताती है कि कॉन्ग का फोन बंद है। पिता कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूँ मेरा बेटा मजबूत है, लेकिन अंदर से वे भी चिंतित थे। उसके घर के बाहर सैकड़ों मोटे मस्कुलर हरे राक्षस हैं। क्या उनका कमजोर सा कॉन्ग वास्तव में उन्हें मार सकता है? चिंतित कॉन्ग के पिता खिड़की से बाहर झांकते हैं, लेकिन जो वह देखते हैं वह उन्हें झकझोर देता है। बाहर कॉन्ग खड़ा है, गॉब्लिन के खून से सना हुआ एक काले आभा मंडल के साथ, और एक ओगर को उसने सर से पकड़ रखा है। और एक ही पल में कॉन्ग उसके सिर को गुब्बारे की तरह कुचल देता है। फिर एक दानवीय मुस्कान के साथ उसका चेहरा खून से भरा हुआ वह पागलों की तरह हंसने लगता है, सोचते हुए कि ऑर्क्स मेरे लिए केवल एक वार्म अप है। माँ पापा आपका बेटा आ गया। दूसरी ओर कॉन्ग के पिता कॉन्ग को उस डरावने हालत में देखकर चिल्लाते हैं यह क्या है, ऐसी भयानक प्राणी कहाँ से आ गया। कॉन्ग हंसता है और कहता है मैं एक ई रैंक डंजन को अकेला संभाल सकता हूँ, इसलिए इन ऑक्स से निपटना तो बहुत आसान है। जैसे ही और ऑक्स उसके पास आते हैं, वह कहता है लाते रहो, यह तो थकने वाला भी नहीं है। फिर वह उन भीड़ में से 3 ऑर्क योद्धाओं को देखता है, जिनमें से प्रत्येक एक बॉस मॉन्स्टर की तरह दिख रहे होते हैं। अचानक उसे एहसास होता है कि यह ई रैंक डंजन एफ रैंक डंजन नहीं है। वह चिल्लाता है हे माँ पापा, मैं आपको लेने आ गया हूँ, वहीं रहो और कोई आवाज मत करना। उसकी मम्मी पापा उसकी आवाज सुनते हैं और उसके पिता बुदबाते हैं यह कॉन्ग की आवाज नहीं हो सकती, मैंने बाहर एक डरावना राक्षस देखा था। लेकिन उसकी माँ तुरंत उसे पहचान लेती है और कहती है नहीं नहीं, यह कॉन्ग है। वे खिड़की से बाहर झांकते हैं, ध्यान से क्षेत्र को स्कैन करते हैं। कॉन्ग का पिता समझता है
कि यह वास्तव में वह है, लेकिन यह हैरान है कांग इतना बदल कैसे गया जो खून से सना है और पहले से लगभग दूना बड़ा है। और वह दानवी मुस्कुराहट उसकी रीढ़ में सिरहन पैदा कर देती। इस बीच कांग सीधे 3 ऑर्क योद्धाओं की ओर बढ़ता है। जब वे युद्ध को पुकारते हैं तो वह अपनी तलवार लहराता है और एक साथ एक के बाद एक वार करता है। एक अन्य ऑर्क साइड से उसकी ओर बढ़ता है अपनी तलवार को बढ़ाते हुए। कांग उसी तलवार को अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन उसकी ताकत से उसकी कलाई फ्रैक्चर हो जाती है। यह दर्द करता है, लेकिन उसे रोकने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। वह पलटकर ऑर्क को गला काट देता है और अपनी तलवार को चढ़ाता है। कांग अपने शरीर को घुमाता है और उसे तीसरे की ओर फेंक देता है। जैसे ही कांग एक और योद्धा को गिराता है, वह अपनी असहाय नजरों से कांग को देखता है। कांग एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपनी मुट्ठी को कांग आग के मुर्क में डाल देता है और कहता है, जादुई विस्फोट। नीला प्रकाश उसके भीतर चमकता है और ऑर्क का सर गुब्बारे की तरफ फट जाता है। चारों ओर खून के छींटे। कांग मृत ऑर्कों के ढेर पर बैठ जाता है। उसके खून की बूंदें जमीन पर गिरती है, लेकिन वह जानता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। चारों ओर ऑर्क योद्धाओं की एक पूरी प्रजाति उसे घेर लेती है, वह भी सैकड़ों की संख्या में। फिर उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह ऊपर की ओर देखता है कि एक विशाल ऑर्क बाकी सभी पर कंट्रोल करके रखा है। यह है एक ऑर्क जनरल। और जनरल गहरी डरावनी हंसी हंसता है। कांग अनइम्प्रेस्ड होकर बुदबुदाता है, तुम बॉस हो, बेशर्म, तुम कितने बदसूरत। वह अपनी जादुई शक्ति को पुनर्जन्म के लिए बचाना चाहता था, इसलिए ऐसा लगता है कि अब यह संभव नहीं है। वह अपने विशाल काय शक्ति को सक्रिय करता है, अपनी ताकत को 60% बढ़ाता है और गहरी सांस लेकर अपने शेर की दहाड़ को छोड़ता है। चलो देखते हैं तुम क्या हो। वह ऑर्क जनरल की ओर चार्ज करता है। ऑर्क जनरल कांग के चेहरे पर एक जोरदार वार करता है, जिससे कांग का खून उसके नाक से बाहर निकलता है। वह पीछे की ओर गिरता है। कांग कुछ अन्य ऑर्क योद्धाओं से टकराता है, जो तुरंत उसे एक रगड़ की तरह बॉस के पास फेंक देते। कांग समझ जाता है कि यह दुष्ट उसके साथ खेल रहा है, और जब उसे इधर उधर धकेल दिया जाता है और फिर सीने में एक जोरदार लात लगती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। वह खड़ा होने की कोशिश करता है, अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ते हुए। मैं पीछे नहीं हट सकता, जबकि मेरा परिवार ठीक मेरे पीछे है। ऑर्क जनरल कांग की दृढ़ता पर हैरान है। मौत के कगार पर इतनी मेहनत करने के लिए कांग फिर से चार्ज करते हुए चिल्लाता है, लेकिन अभी उसे दूर से अपनी माँ की चीख सुनाई देती है। वह मुड़कर देखता है कि और खिड़की पर चढ़े हुए हैं। घबराहट उसके ऊपर छा जाती है और कांग अपनी फटी हुई आंख और सूजे हुए चेहरे के साथ मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर अपने शेर की दहाड़ का उपयोग करता है और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, तुम वहां नहीं जा सकते, तुम कमीनों, अगर तुम गए तो मैं तुम्हारी सारी चेहरी फाड़ दूंगा। वह अपने माता पिता को बचाने की ओर दौड़ता है, लेकिन ऑर्कों द्वारा पकड़ लिया जाता है। वह उसके हाथ काटता है, सिर काटता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, ऑर्क जनरल का विशालकाय हाथ कांग के सर को पकड़ लेता है। कांग संघर्ष करता है, लेकिन हिल नहीं पाता और एक जोरदार वार के साथ ऑर्क जनरल कांग के चेहरे को जमीन में धंसा देता है। पागलों की तरह हंसता है। कांग खून से सना और मुश्किल से होश में फुसफुसाता है, मुझे उन्हें अपने माता पिता के पास नहीं जाने देना है। और वह अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाता है। उसके चेहरे में आंसू है, उसकी आंखें धुंधली होती जा रही हैं, उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है और वह बेहोश होकर मर जाता है। लेकिन तभी एक आक्रमण की बौछार ऑर्क जनरल को चारों टुकड़ों में काट देती है। यह और कोई नहीं बल्कि हमारी वाइफू है, जो अभी आई है। उसके बाद उसके गिल्ड के सदस्य आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने बाकी सभी ऑर्क्स को मार दिया है। वह निवासियों के बारे में पूछती है और वे बताते हैं कि वे घायल लोगों को निकालने और बाकी को सुरक्षित रखने की ओर ध्यान दे रहे हैं। वह साइन करती है और कहती है, हाँ, नुकसान बहुत बड़ा था, लेकिन किसी ने ऑर्कों को एक जगह इकट्ठा किया, जिसके कारण यह उतना बुरा नहीं हुआ जितना हो सकता था। वह कांग की ओर देखती है। यह वही है ना, जो हमारे आने से पहले सैकड़ों ऑर्कों का सामना कर रहा था। वह प्रभावित होती है, लेकिन जोड़ती है, दुर्भाग्यवश वह व्यक्ति मर गया। जैसे ही वे कांग के शरीर का सबसे अधिक ख्याल रखने के निर्देश देती है और बोलती है कि इसका ख्याल रखें, वह देखती है कि उसका शरीर गायब है, केवल उसके कपड़े पीछे रह गए। इस बीच हम देखते हैं कि कांग अचानक जाग उठता है। उसकी आंखें चौड़ी है। कांग वास्तव में केवल एक मेढक निकला, जो एफ रैंक डंजन में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि उसके माता पिता मर गए तो उसकी खलनायक की कहानी शुरू होगी। कांग एक पेड़ की शाखा पर बैठा है, उसी जगह जहां वह आखिरी बार सोया था। अचानक सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसकी जेड रैंक की क्षमता रिसरेक्शन का उपयोग किया गया है, पुनर्जन्म। क्योंकि कोई विशेष पुनर्जन्म स्थान का निर्धारण नहीं किया था, इसलिए वह वहीं पुनर्जन्म लेता है जहां वह आखिरी बार सोया था। सजा के तौर पर उसके सारे स्तर कम हो गए हैं, उसकी सारी शक्तियां 50% कम हो गई है। तभी एक एहसास के साथ कांग समझता है कि
कि इसका मतलब वह मर गया और अपने माता पिता की रक्षा करने में असफल रहा। वह अपने हाथों को बंद करता है, अपनी विफलता का बोझ महसूस करता है और अपनी तलवार को पकड़ते हुए तुरंत वहां से वापस जाने का संकल्प करता है। जब वह पेड़ से कूदता है तो उसे अपनी शक्तियों में फर्क महसूस होता है। वह बुदबुदाता है, बेशर्म, मेरा शरीर भारी लग रहा है। वह दौड़ने लगता है, उसका मन दौड़ता है, बस जिंदा रहो, कृपया जिंदा रहो, वह बार बार अपने से कहता है। लेकिन जैसे ही कांग इमारत के पास पहुंचता है उसे महसूस होता है यह पूरी तरह से सुनसान है। उसके माता पिता का घर। रात भर भटकने के बाद एक सैन्य टुकड़ी से वह टकराता है। एक अधिकारी से मोबाइल लेकर अपनी बहन को कॉल करता है। तब उसे एक बहुत ही दिल दहला देने वाला समाचार मिलता है। उसके पिता का हाथ कट गया है और उसकी माँ कोमा में है। कांग फ्यूरियस होकर अपने हाथ में फोन तोड़ देता है और यहाँ से कांग के दर्द की शुरुआत होती। 2 महीने बाद नया समाचार डॉन गिल्ड के बारे में, जो डी रैंक डंजन डेविल्स एनस से एक बॉस का शिकार कर रहे हैं। वे बताते हैं कि गिल्ड लीडर कैयन ने हाल ही में एक नए सी रैंक डंजन के बारे में भी बात की है। जूई चिंतित होकर कांग से पूछती है कि क्या वह फिर से डंजन जा रहा है, बिना किसी हिचकिचाहट के, लेकिन अब उसकी आवाज में थोड़ी उदासी है। कांग कहता है हाँ। जूई चिंतित होकर कहती है तुम इस हफ्ते 3 बार मर चुके हो, लेकिन कांग बेपरवाह होकर उसे बताता है कि वह ठीक है। जैसे ही वह चलता है वह उसे बताने की कोशिश करती है कि यह उसकी गलती नहीं है कि उसके माता पिता ऐसे हो गए, लेकिन वह दरवाजा बंद कर देता है और चला जाता है। जूई की चिंता स्पष्ट है। जब कांग सीढ़ियों से उतरता है तो जूई दरवाजे के बाहर खड़ी होती है। उसे जाते हुए चिंतित चेहरे के साथ देखती है। सोचती है कि अगर उसने ट्यूटोरियल में उच्च स्तर पार किया होता तो शायद वह डंजन के अंदर कुछ कर पाती। अंदर एक विशाल चींटी, जिसने अनरिया कहा जाता है, एक व्यक्ति द्वारा मारी जा रही है, जो एक भाले से उसे मारता है। वह लेवल अप करता है, उत्साहित होता है और उसकी पार्टी द्वारा उसे एसी के रूप में बधाई दी जाती है। वह अंदर से गर्व महसूस करते हुए सोचता है कि वह उनके जैसे हार जाने वालों के साथ रहने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जल्द ही वह लेवल 35 का हो जाएगा और डॉन गिल्ड में शामिल होने के लिए तैयार है। तभी वे किसी को अपनी ओर दौड़ते हुए देखते हैं। वह व्यक्ति चेतावनी देता है कि कोर रूम आगे है और यहाँ। तो क्या कांग अपने इस दर्द से बाहर निकल पाएगा? क्या वह सबसे शक्तिशाली आदमी बन पाएगा? कांग की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल में बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ऑफ सोलो रिसरेक्शन। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड लाइक।